नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में श्रमिकों को राहत देने की तैयारी के लिए गंभीरता से विचार कर रही सरकार। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सीएम रावत से की बातचीत। चार धाम यात्रा स्थगित करने के फैसले पर पर्यटन मंत्री बोले, संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं, सीएम का फैसला स्वागत योग्य। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, हर जिले में लगातार बढ़ रहा संक्रमण। कोरोना से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी। उत्तराखंड में अब 300 रुपए में एंटीजन टेस्ट। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर सरकार ने की कटौती। नैनीताल जिले में 3 दिन के लिए ही बची वे कोरोना वैक्सीन। समय और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज न मिल पाने से आ रही हैं दिक्कतें। प्रदेश में 5 दिनों में 1500 प्रवासियों ने सीमा पर की एंट्री। पुलिस की प्रवासियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं कोविड सेल को दी गई सूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही। भारी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की कमी देखी जा रही है। अब उत्तराखंड सरकार डीआरडीओ की मदद से 1400 बेड तैयार करने जा रही है। 500 बेड कुमाऊं मंडल में और 500 बेड गढ़वाल में तैयार किए जाएंगे। साथ ही 400 बेड हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में जल्द तैयार होंगे। उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि उनके पास भी 400 बेड हैं। 400 बेड की एक बिल्डिंग है जो खाली है, उसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन और सारी चीजें हैं, और 100 बेड का आईसीयू भी है उनके पास, जो अभी नहीं चला रहे हैं वो। अगर उनको राज्य सरकार से ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाए, ऑक्सीजन का वेसल या जो प्लांट या जनरेशन या कुछ भी चीज मिल जाता है, तो वो उसको चलाएंगे। तो हम लोग डीआरडीओ से वो भी टाई अप कर रहे हैं कि जॉली ग्रांट में भी ये 400 बेड इंक्लूडिंग 100 आईसीयू, इसके लिए उन्होंने कुछ वेंटिलेटर की डिमांड की है और ऑक्सीजन की। हमने उनसे प्रपोजल मंगा लिया है और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप पूरा चीज़ दे दीजिए, जो जो चीज़ वो मांगेंगे वो हम दे देंगे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों में यह भ्रम है कि रोजे में कोरोना टेस्ट करवाने व टीकाकरण कराने से रोजा टूट सकता है। इस विषय में मंगलौर के शहर काजी मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मासूम कासमी का कहना है कि और रोजे में टीका लगवाने व कोरोना टेस्ट कराने पर रोजा नहीं टूटेगा। मुफ्ती मासूम कासमी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए सभी को टीकाकरण कराना चाहिए और कोरोना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इबादत गाहों में मुंह पर मास्क व सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखें और सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। संक्रमित के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लगातार उपाय भी कर रही है, टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग, खासतौर मुस्लिम समाज के कुछ लोग टीकाकरण कराने से इनकार कर रहे हैं या फिर डर भी रहे हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी। वो साहब, जैसे कि कोरोना लगातार फैल रहा है, कुछ लोग टीकाकरण कराने से इनकार कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप दोनों हजरात का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ये कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैलता हुआ जा रहा है और ये बहुत ही मोज़ी, मुहलिक और ख़तरनाक बीमारी है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी जा रही है और डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत हमें प्राप्त हो रही हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उन गाइडलाइन पर अमल करें और उन हिदायत का पालन करें। इसमें हम सब लोगों का ही फ़ायदा है और हुकूमत की तरफ से जो ये वैक्सीन हमें दी जा रही है तो हमें इसको लगवा लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं।
अगर बाद लोग ये समझते हैं कि शायद इसके लगवाने से रोज़ा टूटता है, तो इसके लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। और अगर किसी को इसके अंदर शक और शुबा हो रहा है कि रोज़ा टूटता है, तो मगरिब के बाद लगवा ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरीके से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में भी बाद लोग मालूम करते हैं कि रोज़े की हालत में कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, जहाँ तक मेरी तहकीक है वो ये है कि शायद डॉक्टर जो है वो रुई लेकर नाक की रतूबत या हलक की रतूबत को लेता है और उसकी जांच की जाती है। अगर सिर्फ इतना ही है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर वो रुई पे कोई दवाई वगैरह लगाई जाती है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो ये थे मुफ्ती मासूम कासिम साहब। इनका ये कहना था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रमज़ान का महीना जैसे चल रहा है रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी को शक व शुबा है तो रोज़े के बाद कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि कोरोना जैसी बीमारी को रोका जा सके। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सरकार द्वारा बताए गए गाइडलाइन का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है। ऐसे समय में उत्तराखंड पुलिस ड्यूटी के साथ लोगों की मदद भी कर रही है। कहीं लोगों को खाना तो कहीं दवाई भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत। वक्त उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जो है कोविड कर्फ्यू चल रहा है, पुलिस को क्या दिशा निर्देश उत्तराखंड डीजीपी ने दिए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक कुमार सर हमारे साथ है। सर, क्या दिशा निर्देश जो है आपके द्वारा जो पुलिस को दिए गए हैं? नहीं, हमें सख्ती से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराना है। जहाँ पे कर्फ्यू वहाँ कर्फ्यू का पालन कराना है। बाकी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरे प्रदेश में पालन कराना है। तो वही लोगों को कहा गया है। बस इतना ही कहा गया है कि साथ में जिसकी इमरजेंसी है वैसे लोगों की मदद करें और बाकी पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का 100% पालन करवाएं। सर, देखा जाता है अक्सर कि जो उत्तराखंड पुलिस है अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो मानवीय कार्य भी करती है, तो क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं हेल्प करने के लिए? हम लोग उनको पहले भी हमने नगद पुरस्कार भी दिए, मेडल्स भी दिए हैं। इस बार भी किया जाएगा। जो बहुत आउटस्टैंडिंग कार्य कर रहे हैं उनको मेडल्स दिए जाएंगे और जो वैसे अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा या प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। हर एक अच्छे काम को रिकॉग्निशन मिलेगी और जो गलत करेगा उसे सजा भी मिलेगी। सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी कि जो कई मरीज ऐसे हैं जो कोरोना कर्फ्यू लगने के कारण जो है दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहे हैं या खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उनको लेकर क्या दिशा निर्देश पुलिस को दिए? दवाइयाँ हमारी ओर से पूरी तरह दवाइयाँ लेना अलाउड है। उसमें हम लोग इमरजेंसी पास पुलिस खुद भी पुलिस पहुंचा रही है या थाने से इमरजेंसी पास बनवा दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही लोगों को। इसी तरह खाना बनाने बांटने वाले भी बहुत लोग हैं, उनको भी हमने कोऑर्डिनेट कराया हुआ है जिसको आवश्यकता है, जो बांटने वाले हैं। तो मेरे विचार से उस वैसे इश्यूज अभी है नहीं ज्यादा। जब तक इमरजेंसी ना हो, जरूरी ना हो, घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अपना ख्याल रखे और पुलिस का भी समर्थन करें। देहरादून से कुशन चौधरी के साथ में नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। कोरोना के संकट काल में जहां सरकार की ओर से लगातार नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं बाजार में लोग नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो कहीं पालन हो रहा है और ना ही मास्क का उपयोग हो रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी को हराना तो दूर, लोग लापरवाही करके बीमारी को खुद ही न्योता दे रहे हैं। बाजार में भीड़भाड़ का माहौल बना है और किसी तरह से नियमों का अनुपालन नहीं देखा जा रहा। ऐसे में पुलिस या प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई सख्ती देखने को नहीं मिल रही है।
खबर देहरादून से है। कोरोना की रोकथाम को लेकर एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। पहले आवश्यक सेवाओं का समय शाम 4 बजे तक था, लेकिन बाजारों में बेवजह भीड़ को देखते हुए समय घटाकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया। लेकिन कोरोना कर्फ्यू को लेकर अब सवाल भी आम जनता में देखने को मिल रहे हैं। देहरादून में कर्फ्यू के दौरान आवाजाही को लेकर अब आम जनता ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलने का समय कम से कम होना चाहिए, जिससे कि बाजारों में भीड़ ना हो। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी बाजारों में सामान्य भीड़ है। आम जनता का कहना है कि या तो कर्फ्यू लगाकर बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या कर्फ्यू ना लगाया जाए। अगर बाजारों में आवागमन ज्यादा रहेगा तो कर्फ्यू का क्या फायदा, क्योंकि इस कर्फ्यू से रोज कमाकर परिवार का पेट पालने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। भैया मैं एक चीज़ देखा है, ये समझा है कि जो सरकार कर रही है ना, सही नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? जिस तरह से लॉकडाउन लगाया है, ये लॉकडाउन नामात्र है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन लगाए तो ऐसा लगाए कि बिल्कुल ही बंद, ट्रेनें बस सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, तब है फ़ायदा लॉकडाउन का। ऐसे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? हर जगह दुकानें खुली, हर जगह सब्जी खुली है। देखो जी, सरकार के पास जितनी सुविधा होगी वो उतना ही कर पाएगी, उनमें उसका कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष पब्लिक का है। जब सरकार कहती है कि आप अपने अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप जो है भीड़ मचा के बाजार में आ जाते हैं। सरकार क्या करेगी? हर एक के ऊपर तो एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर पाएगी। वो ये पब्लिक की गलती है। और बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। हर कोई मीट मुर्गा मच्छी सब उड़ा रहा, खा रहा है, सबके पास खुला पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। देहरादून में इन दिनों कोविड कर्फ्यू चल रहा है और प्रशासन का आदेश है कि अब जो है 2 बजे तक ही ज़रूरत की सामान की दुकानें खुलेंगी और पहले जो ये वक्त था वो 4 बजे तक था। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के बैंड बाज़ार में, जो कि एक बड़ी मार्केट है देहरादून की। और आप देखें कि लॉकडाउन में भी किस तरह से लोग जो है बाहर आ रहे हैं। 2 बजे का वक्त जो है लोगों को दिया गया है कि वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके, लेकिन एक्सपर्ट का और कुछ लोगों का मानना है कि अगर लॉकडाउन किया जाए तो पूरी तरह से किया जाए, कम से कम वक्त दिया जाए खरीदारी के लिए, ताकि जो है लोग ज़्यादातर घरों में रहे, कोरोना की चेन जो है वो टूट जाए और कोरोना पर काबू पाया जा सके। लेकिन जो वक्त पहले जो था कि वो 4 बजे तक जो लोग खरीदारी कर सकते थे ज़रूरत के सामान की, अब वो वक्त घटा दिया गया, अब वो 2 बजे कर दिया गया। लेकिन चहलकदमी आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर बाज़ारों में देखने को मिल रही है। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ में नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में 2 धाम गंगोत्री व यमुनोत्री में कोरोना को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। बीते सालों में इस दौरान होटल ढाबों को सजाने संवारने का कार्य किया गया था, लेकिन इस बार यात्रा के लिए हुई एडवांस बुकिंग भी रद्द कर दी गई है। लेकिन अब स्थिति ये है कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री के मंदिर के कपाट खुलने की उम्मीद थी, लेकिन 4 धाम यात्रा रद्द होने से यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में हजारों लोगों की आजीविका यात्रा पर टिकी हुई है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा से फोन पर बात की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं प्रबंधों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कोरोना टीकाकरण, प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे अस्पतालों एवं कोविड-19 केयर सेंटर्स की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं इस मुश्किल क्षणों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा से आज मेरी बातचीत हुई है। प्रदेश भर में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मेरी उनसे चर्चा हुई है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, मैं निश्चित रूप से बहुत उनको साधुवाद दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से वो जनता के इस कठिन दौर में भी
अपना बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता चल रही है। 21 अप्रैल से बीजेपी मुख्यालय में कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई थी। अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम का संचालित किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से 1300 समस्याओं का समाधान किया गया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता वैक्सीनेशन का जायजा भी लेंगे। आज से डॉक्टर का पैनल भी इस कंट्रोल रूम से जुड़ जाएगा। मदन कौशिक ने राजनीतिक दलों पर निशाना भी साधा है। राजनीतिक दल राजनीति छोड़कर एकजुट हो, ऐसा कहना है मदन कौशिक का। प्रेस वार्ता में इस महामारी से लड़ने का काम करें, यह भी कहा गया है। राजनीतिक दल राजनीति को छोड़कर एकजुटता दिखाएं। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में यह प्रेस वार्ता हो रही है। 21 अप्रैल से बीजेपी मुख्यालय में कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई थी। खबर काशीपुर से है। बिना ऑक्सीजन के सांसों की डोर टूटती जा रही है और मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना काल के इस संकट में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की सांसें टूटती जा रही हैं। काशीपुर क्षेत्र में भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको दूसरे शहरों की ओर इलाज के लिए भागना पड़ रहा है। चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोगों को अस्पतालों में ना तो बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं और ना ही मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। ऐसे में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भले ही दावे किए जा रहे हों, लेकिन लगातार बिगड़ती कोरोना मरीजों की संख्या के चलते लोगों की सांसें टूटती जा रही हैं। वहीं अभी तक इस प्रशासन गंभीरता से इसको नहीं ले रहा है। में इस समय ऑक्सीजन के मेरी जानकारी के अनुसार 3 प्लांट चल रहे हैं और ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ने की वजह से, क्योंकि इस बीमारी में ऑक्सीजन एक सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। मेरी भी जहाँ जहाँ जानकारी में आ रहा है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ मुहैया कराने की और प्रशासन की भी नॉलेज में डाल रहा हूँ। जहाँ पर भी ऐसी शिकायत मिल रही है या दिक्कत महसूस हो रही है तो प्रशासन उचित कदम उठा रहा है और अभी भी हम लोगों को भी जागरूक होकर प्रशासन की भी जानकारी में देना होगा। जहाँ भी ऐसी समस्या किसी को दिखाई देती है वो फौरन उप जिलाधिकारी महोदय की नॉलेज में लाए, हम लोगों की नॉलेज में लाए। अपने मरीज को लेके कल शाम आने के बाद इन्होंने देखा, यहाँ पे एडमिट कर लिया। पहले तो हमसे कहा गया बेड नहीं है, एक ही बेड है और इतने पैसे होंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उतने पैसे हम देंगे, कि दवाइयाँ आपकी होंगी। हमने कहा ठीक है, हम दवाइयाँ भी देंगे। उसके बाद में इन्होंने एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा बहुत सही लग रहा था। अब सुबह को जो ऑक्सीजन सुबह में मॉर्निंग में लगनी थी वो 12 बजे मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन लगी है और यहाँ पर डॉक्टर भी कोई नहीं है 10 बजे के बाद से। सुबह डॉक्टर 10 बजे देख के चले गए, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आए। मेरी मम्मी को लूज मोशन भी लग रहे हैं, साथ में लूज मोशन से बहुत कमजोरी उनको हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार डॉक्टर स्टाफ के पीछे घूम रही हूँ कि ऑक्सीजन लगाइए, वो लगाइए, ऑक्सीजन बार बार बंद हो जा रही है। हमारे जो शासन की गाइडलाइंस हैं और जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदया के निर्देशित क्रम में दिन प्रतिदिन डेली रूटीन बेसिस पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर कुछ इंस्टेंसेस इस तरीके के कंप्लेंट्स वगैरह भी की गई थी पूर्व में, तो उनके परसुएंस में लगातार टीम बनाकर मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं कोई आर्टिफिशियल इस तरीके से कोई डिमांड सप्लाई का जो ये मिसमैच है, इसमें कोई इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, उनको चेक किया जा रहा है। और जो भी सुसंगत प्रावधान है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट या फिर जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट, उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना से पुलिस प्रशासन की
समस्या भी बढ़ गई है। लगातार सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात हैं, चाहे प्रदेश से जुड़ी सीमाएं हों या प्रदेश के अंदर का हाल। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे, जिसमें कालाबाजारी से लेकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। इस पर एसपी सिटी से बात की हमारे मुख्य संवाददाता राजेश वर्मा ने। लगातार कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां हैं उनको लेकर के हमारे साथ एसपी सिटी सरिता डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम से बात करते हैं। मैडम, किस तरीके की तैयारी जो है इस समय राजधानी में की गई है? देखिए, जो कोविड कर्फ्यू को लेकर के जो गाइडलाइंस आई हैं उनका हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। जो 2 बजे तक सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट के बंद होने का टाइमिंग था, उस पर हम लोगों ने मार्केट में चेकिंग करवाई है। इसके साथ ही बैरियर्स पे जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो लगातार जो है आवागमन करने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं। मैडम, कितने अब तक कार्रवाई की गई है चालान द्वारा? जो अननेसेसरी भी लोग दिखाई दे रहे हैं कि बेमतलब में लोग घूम रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से आप लोग चिन्हित कर रहे हैं और किस तरीके की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है? देखिए, एक तो ये है कि जो बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के या फिर गाइडलाइंस के विपरीत बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं, वाहनों को सीज कर रहे हैं और अन्य वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन को लेकर के खास तौर से बात करें, कालाबाजारी को लेकर के कई घटनाएं इस तरीके की आ रही हैं। अस्पतालों में भी आप देख ही रहे हैं कि परिस्थिति इस समय अलग है। क्या इन जो दलाली कर रहे हैं इस तरीके की ऑक्सीजनों को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, उनके खिलाफ कोई रणनीति तैयार की गई? देखिए, जो शिकायतें आई हैं उन पे हम लोगों ने कार्रवाई की है। साथ ही जो जॉइंट टीम द्वारा बार बार चेकिंग भी की जा रही है, जिसमें मेडिकल की और प्रशासन की और पुलिस की टीम जो है उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने फोर्स भी डिप्लॉय किया है। अगर बॉर्डर्स एरिया की बात करें, जो सीमावर्ती हमारे क्षेत्र हैं, यूपी से जुड़ते हैं, हिमाचल से जुड़ते हैं, वहाँ पर किस तरीके की चौकंद किया? देखिए, जैसे हमारा जो बैरियर है, यहाँ आशा रोडी बैरियर है, यहाँ पर हम लोगों की ड्यूटी लगातार ही है, जो कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, जैसे कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना, रजिस्ट्रेशन के साथ आना, वो सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो चेकिंग है वो पुलिस द्वारा पूरी राजधानी समेत तमाम इलाकों में की जा रही है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो घंटाघर पे हम मौजूद हैं। घंटाघर पे लगातार जो चेकिंग का अभियान है जो पुलिस का, वो लगातार जारी है और लगातार जो है लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अननेसेसरी जो है वो घरों से बाहर ना निकले और दूरी जो है उचित बनाए के रखें। क्योंकि लगातार जिस तरीके से संक्रमण का मामला प्रदेश में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें जो हैं वो प्रदेश के लिए बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर मंगलौर से है, जहां कोरोना महामारी के चलते लोग दहशत के साए में नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अस्पताल में भर्ती होने वाले 80% लोगों को ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेड की कोई व्यवस्था नहीं है। मंगलौर CHC अस्पताल में केवल इमरजेंसी के लिए 2 बेड की सुविधा है। इमरजेंसी के दौरान भी उन्हें रेफर करना पड़ता है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में मंगलौर का सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोग निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकारी मशीनरी धरातल पर फैलती हुई नजर आ रही है। लोगों को निजी अस्पतालों में भी भर्ती होने के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में विपक्ष भी सरकार को घेरने में लग गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले एक घोषणा कर दी थी और उन्होंने सिस्टम फेल बताया आज हिंदुस्तान का। वो पूरी तरह से फेल है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन से हॉस्पिटल्स में आज ऑक्सीजन मिल रही है, कौन से हॉस्पिटल्स में ICU मिल रही है। लोग तराई मची हुई है। बड़े शहरों से लेकर गाँव तक लोगों को कोरोना की वजह से ये हाल है कि शमशान घाट में जो है टोकन मिल रहे हैं, शमशान घाट में वेटिंग करनी पड़ रही है। आज जब टाइम हमको लॉकडाउन लगाने का था, जब आज दवाइयों का, डॉक्टर्स का, ऑक्सीजन का, ICU का, हॉस्पिटल्स का टाइम था, आज ये लोग जो है केवल बंगाल में दीदी, ओ दीदी, ममता दीदी, इन लोगों के ड्रामे से, थाली पिटवाने से और मोमबत्ती जलवाने से आज देश में जो है वो स्थिति आ गई है कि परमात्मा मालिक है, खुदा अल्लाह पाक मालिक है। एक घर से
कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से रोज 2-4 मौतें नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर तो 2-2, 3-3 दिन की वेटिंग चल रही है। पहले तो हम पेशेंट को बाहर ही चेक करते हैं, उसका फीवर, उससे सांस में स्पोर्ट वगैरह, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उनसे बाहर से बाहर रेफर कर देते हैं। अगर किसी के पास कोरोना की कोविड की जांच है, निगेटिव है, तो उसको हम अंदर ले लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। लेकिन जो पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं सांस की प्रॉब्लम के आ रहे हैं, नहीं फीवर है, खांसी है, तो इस तरह के ज़्यादा पेशेंट है। और रही बात ऑक्सीजन की, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। संक्रमित के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानी भी बढ़ गई है। इस वक्त हम मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं। लगभग 1 लाख की आबादी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी है। हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर हैं। उनसे जानेंगे कि इस अस्पताल में कोविड को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड चल रहा है तो अस्पताल में जैसा कि देखा जा रहा है बेड की कमी है, कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारे हॉस्पिटल जैसे ये आप हैं मंगलौर में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं? जी, ये मंगलौर में हमारे पास इमरजेंसी के लिए, मरीज़ के लिए ऑक्सीजन की सुविधा है। कोई मरीज़ हमें जैसे आ रहा है कि लग रहा है कि सिम्टोमेटिक है, सिचुएशन डाउन हो रही है, तो इमरजेंसी के लिए उसको ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। बाकी क्योंकि यहाँ कोविड केयर सेंटर अस्पताल नहीं है, तो हम आगे मरीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से रेफ़र कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं तो कोई पॉजिटिव आता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी, टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, बट वही है कि वही डिपेंड कर रहा है कि मरीज़ कितना सिम्टोमेटिक है। अगर वो हल्का सिम्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन रिकमेंड करके उनको होम आइसोलेशन किट करके होम आइसोलेट कर दे रहे हैं। जहाँ हमें लग रहा है कि वो सिम्टोमेटिक है, उसको हॉस्पिटल की या कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है, हम आगे उनको संदर्भित कर दे रहे हैं। जो कुछ पेशेंट आ रहे हैं, देखा जा रहा है उनको ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ बेड वगैरह की सुविधा उपलब्ध है? हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही सुविधा उपलब्ध है, उसके बाद हमें आगे मरीज़ को रेफ़र कर दे रहे हैं। तो थे डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर का ये कहना था कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनको इमरजेंसी के करके शिफ्ट किया जा रहा है। के न्यूज़ कील अहमद, मंगलौर। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।